अस्सलाम वालेकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम आरएलएस सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है और सुपरबेस हमें क्यों प्रोवाइड करता है, क्या फ़ीचर है इसका और हम इसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में क्यों यूज़ करते हैं। तो ए टू जेड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये सिक्योर करता है हमारी ऐप को, तो कैसे होगा, क्या होगा, एवरीथिंग सुपरबेस हमें क्यों प्रोवाइड करता है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गूगल शीट में प्रोडक्ट्स टेबल बना रखी है। हम सुपरबेस के डैशबोर्ड पर जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस टाइप का डेटा होगा, क्यों सिक्योर बनाएगा। अब देखिए, आरएलएस सिक्योरिटी का मतलब ये है कि रो लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हमारी एप्लीकेशन जो होती है वो सिक्योर रहे। हमारी चैट एप्लीकेशन है, हमारी बैंकिंग एप्लीकेशन है, हमारी शॉपिंग एप्लीकेशन है, वो सिक्योर कैसे रहेगी हैकर से, ठीक है। ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं जिस पर हैकर्स अटैक ना करें। तो कोई भी एप्लीकेशन जो होती है वो आसा वायरल होती है, डाउनलोड्स इंक्रीज़ होते हैं, तो उस पर हैकर्स जो है वो अटैक करते हैं। तो ऐप को सिक्योर बनाने के लिए, ताकि हैकर्स अगर अटैक करते भी हैं तो वो हमारी डेटा को ना चुरा सकें, हमारी एप्लीकेशन को ब्रेक ना कर सकें। अगर ब्रेक कर भी लेते हैं तो क्या होना चाहिए? क्या सिक्योरिटी होगी हमारी एप्लीकेशन में कि अगर हैकर ब्रेक कर ले हमारे सिस्टम को, हमारी एप्लीकेशन को, फिर भी हमारा सिस्टम जो है वो सिक्योर रहे, हमारी डेटा सिक्योर रहे, हमारे यूज़र्स सिक्योर रहें, हमारे यूज़र्स की जो डेटा होगी हमारे पास वो सिक्योर रहे। तो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट सी टेबल बना रखी है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। शॉपिंग एप्लीकेशन का तो आप सबको पता होगा, दराज हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। तो यहाँ पर ये आईडी है, 1 2 3 यहाँ पर रोज़ हैं। ओनर आईडी है, मतलब कि एक प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट की टेबल है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट है जिसकी आईडी 1 है, उसकी ओनर की आईडी 11 है। मतलब कि एक वेंडर है, एक शॉप है, एक ओनर है जिसने प्रोडक्ट जो है वो अपलोड की हुई है। हमारी दराज एप्लीकेशन या अमेज़न एप्लीकेशन है, तो अमेज़न में भी काफ़ी सेलर्स होते हैं, काफ़ी शॉप्स होती हैं जो कि प्रोडक्ट्स को अपलोड करती हैं, ठीक है। वो यहाँ पर ओनर आईडी हो गया, मतलब किसने अपलोड की है उसकी आईडी ये है। प्रोडक्ट का नेम क्या है भाई? वायरलेस माउस है, वो यहाँ पर उसका नेम है प्रोडक्ट का। उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है। ऐसे ही करके सेकंड प्रोडक्ट है और यहाँ पर उसका ओनर 1 2 है, ठीक है। और उस वो सेल कर रहा है यूएसबी 256 GB की, और 200 उसकी प्राइस है। और थर्ड नंबर है वायरलेस कीबोर्ड और उसकी प्राइस 300 है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स हो गई, ठीक है। अब रो लेवल सिक्योरिटी, रो से आपको पता चल रहा है कि रो, ठीक है, ये एक रो हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी सिक्योरिटी, इस रो की सिक्योरिटी, इस टेबल के अंदर रो की सिक्योरिटी, ये एक रो हो गई। फॉर एग्जांपल अब क्या होगा कि हैकर आएगा और फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्राइस क्या करता है कि हैकर 10 कर लेता है इसकी, ओके। और 10 रुपीज़ में वो परचेज कर लेता है, 100 रुपीज़ वाली चीज़ 10 रुपीज़ में परचेज कर लेता है। तो क्या हुआ कि उसने एक रो को ब्रेक कर लिया, हैक कर लिया, ठीक है, अटैक कर लिया, और उसने प्राइस चेंज कर लिया और कम प्राइस में उसने जो है वो हमारी प्रोडक्ट परचेज़ कर ली। तो क्या होगा कि हम इस रो को सिक्योर बनाएँगे, हम इस रो को सिक्योर बनाएँगे कि ये जो सिर्फ़ ओनर है, यही इसकी प्राइस 10 कर सकता है। कोई और यूज़र आकर, कोई और हैकर आकर, एनोनिमस यूज़र आकर इसको 10 नहीं कर सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता। 100 है, 100 रहेगी, इसका वायरलेस माउस, इसका नेम है, कुछ और हैकर आकर लिख दे तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसको हम सिक्योर बनाएँगे इस रो को, इसलिए हम बोलते हैं कि रो लेवल सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब कि सारी रोज़ को हम सिक्योर बनाएँगे। अब हम सिक्योर कैसे बनाएँगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी, एवरीथिंग सुपरवाइज़र हमें कैसे प्रोवाइड करेगा, हम कैसे यूज़ करेंगे, सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि रो लेवल सिक्योरिटी हम यूज़ क्यों करेंगे। अब चलते हैं हम यहाँ पर सुपरबेस के डैशबोर्ड पर, ठीक है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आप होंगे, तो यहाँ पर हमने आ जाना है टेबल एडिटर। टेबल एडिटर हमने पढ़ा हुआ है, एसक्यूएल एडिटर भी पढ़ा हुआ है, डेटाबेस ऑथेंटिकेशन स्टोरेज सब कुछ कवर कर रखा है हमने। एज फंक्शन और रियल टाइम रहता है, वो भी हम आगे कवर करेंगे। अब देखें, टेबल एडिटर में हम आ जाते हैं। हमें एसक्यूएल तो नहीं आती, और सुपरबेस क्या है, पोस्टग्रेसक्यूएल मैनेजमेंट को यूज़ करता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर न्यू टेबल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमें सुपरबेस प्रोवाइड करता है कि हम नेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख कर भी हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये सुपरबेस का फीचर है, ये एसक्यूएल का फीचर नहीं है।
वो एसक्यूएल होती है जिसको हम एसक्यूएल लिखकर और उसको टेबल्स को क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सुपरबेस का फीचर है कि हमें हमें सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करता है कि हम यहाँ पर नेम लिखकर और सारी चीज़ें यहीं पर लिखकर यूआई हमें प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू भी हम टेबल्स बना सकते हैं। ओके, नेम मैं रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यूज़र्स की टेबल हम बना लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, दें या नहीं दें, तो अभी मैं नहीं दे रहा। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर इनेबल रो लेवल सिक्योरिटी। इसी ऑप्शन की डिटेल में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो अगर मैं इसको ऑफ करूं तो मतलब सिक्योरिटी चली गई इस टेबल से। अगर मैं इसको इनेबल करता तो हाँ, सिक्योरिटी में अप्लाई कर सकता था, सिक्योर होती हमारी ऐप। अब इसको मैंने अभी तो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ, पता चल जाएगा आपको। ऐड कॉलम करूँगा, यूज़र की टेबल बनाई है तो उसके अंदर यूज़र का नेम होगा, यूज़र की ईमेल होगी, और मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से चूज़ करूँगा इसका डेटा टाइप जो कि टेक्स्ट होगा, सिंपल, ठीक है, स्ट्रिंग होगा, और मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो है एक टेबल बन चुकी है जिसका नाम यूज़र्स है पब्लिक के अंदर, और स्कीमा पब्लिक है, ये आपने ध्यान रखना है, सब कुछ हम कवर करके आए हैं। अब देखें, मैं दूसरी टेबल भी बनाता हूँ, न्यू टेबल जिसका नाम होगा प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर मैं रो लेवल सिक्योरिटी को इनेबल करूँगा। ये इनेबल ही रहने दूंगा, वो मैंने इनेबल नहीं किया था, ये इनेबल करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर शीट में देखा जो नेम वगैरह, वही चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। नेम होगा प्रोडक्ट का, ठीक है, ऑनर आईडी होगी, इसको मैं यहाँ पर कर लूँगा यू आईडी, ठीक है, आईडी होगी। उसके अलावा प्रोडक्ट की प्राइस भी होगी, नेम, ऑनर आईडी, प्राइस और आईडी होगी। ठीक है, प्राइस इसकी क्या होगी, ये भी मैं कर लेता हूँ इंटीजर एट और सेव। ठीक है, हमारे पास हमने दो टेबल्स क्रिएट की, एक में इनेबल कर दिया रो लेवल सिक्योरिटी को, दूसरी के अंदर हमने डिसेबल कर दिया। यहाँ पर दोनों हमारे पास टेबल्स शो हो रही हैं। ओके, तो यूज़र्स के अंदर ये जो हैं, देखें हमने इनेबल नहीं किया था तो यहाँ पर लिखा आ रहा है रेड, और अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये इनेबल है, कोई भी आकर इसको कुछ भी कर सकता है, इस टेबल को, यूज़र्स की टेबल को। तो हम क्या करेंगे कि RLS डिसेबल है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इस टेबल की RLS को हम इनेबल कर देंगे, सिक्योरिटी को इनेबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, इनेबल कर दें। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर आपने पहले अनरिस्ट्रिक्टेड बना रखी है, पहले आपने डिसेबल किया था, तो अब आप इनेबल कैसे करेंगे। अब अगर आप यूज़र्स की टेबल हमने बनाई थी, हम इसी को एग्जांपल के तौर पर लेंगे, और हमने इनेबल भी किया था, वैसे तो दोनों में इनेबल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम रो को इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर 3 रोज थी, 1 2 3, ऐसे ही करके हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, जिसकी आईडी 2 होगी और इसका नेम होगा वायरलेस माउस, ऑनर आईडी इसकी 11, प्राइस इसकी 100 और सेव, ऐसे ही करके मैं, अच्छा ऑनर आईडी हमें थोड़ा इशू दे रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आकर ऑनर आईडी का डेटा टाइप मैं चेंज कर लूँगा, एडिट कॉलम, और इसको भी मैं इंटीजर 8 ही कर लेता हूँ, और यहाँ पर सेव, मैंने इसको सेव कर लिया, और यहाँ पर एरर दे रहा है। अब हम क्या करते हैं कि देखें, अब इश्यूज भी आ जाते हैं हमारे पास, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं इस पूरी जो ये जो ऑनर आईडी है, इस कॉलम को ही मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको एडिट भी नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस को क्लिक करूँगा, ठीक है, और उसके बाद कॉलम का नेम हमारा कौन सा था, आईडी, और डिस्क्रिप्शन इसकी मैं कोई भी नहीं लगाऊंगा, इसका डाटा टाइप इंट 8 रख लेता हूँ। ठीक है, और सेव कर लेते हैं, सिंपल करके बना लेते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स हमने नहीं करना। अब यहाँ पर इंसर्ट रो करेंगे और जिसके अंदर आईडी मैं 1 कर लूँगा, और यहाँ पर उसका नेम हम रख देंगे वायरलेस माउस, जिसकी प्राइस होगी 100 रुपीज़, और इसकी ऑनर आईडी 11। ओके, यहाँ पर सेव हो गया, एक रो आ गई, दूसरी भी इंसर्ट कर लेते हैं सेम टू सेम इसी शीट की तरह। 2 इसकी आईडी होगी, 256 GB की यूएसबी हो गई है, इसकी प्राइस मैं 200 कर लूँगा, 12 इसकी ऑनर आईडी होगी, मतलब कि ऑनर जो होगा उसकी आईडी है ये। ठीक है, इंसर्ट थर्ड रो, 3 आईडी, ये हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड हो जाएगा, इसकी प्राइस 300 हो जाएगी, और इसके ऑनर की आईडी 13 हो जाएगी। ठीक है, सेव। अब देखें, अब हमारे पास 3 रोज़ आ गई हैं। अब हम यहाँ पर सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है, RLS अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम इस प्लस को क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐड RLS पॉलिसी, RLS इज़ इनेबल्ड फॉर दिस टेबल, मतलब कि RLS इनेबल है इस टेबल के लिए, लेकिन उसमें क्या है, बट नो पॉलिसीज़, कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं की हुई, कोई रूल अप्लाई नहीं किया हुआ कि क्या होना चाहिए, कैसे सिक्योर होना चाहिए, क्यों सिक्योर होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनेबल है हमारी RLS।
ओके। अब हम लगाना चाहते हैं कि रूल के ओनर आए, सिर्फ ओनर ही अपडेट कर पाए या ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही उसको अपडेट कर पाए एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें हम आगे करेंगे, पॉलिसी लगाएंगे। ऐड आरएलएस पॉलिसीज़ को टैप करेंगे। हम आ चुके हैं पॉलिसीज़ के टैब में और यहाँ पर पॉलिसीज़ है, ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। ऑटोमेटिकली हम ऑथेंटिकेशन में, पॉलिसीज़ में और यहाँ पर आ गए। कौन सी टेबल थी हमारी? स्कीमा पब्लिक था और प्रोडक्ट्स टेबल थी। खुद ब खुद सर्च हो गया प्रोडक्ट्स, ठीक है। टेबल हमारी सिलेक्ट हो गई। अब हम यहाँ पर क्रिएट पॉलिसी को क्लिक करेंगे। क्रिएट पॉलिसी। अब हम यहाँ पर पॉलिसी लिखेंगे, मतलब रूल लिखेंगे कि क्या होना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की टेबल पर। हो सकता है कि हम प्रोडक्ट्स की टेबल पर अलग सिक्योरिटी अप्लाई करें, यूज़र्स की टेबल पर अलग सिक्योरिटी अप्लाई करें, तो उस हिसाब से इस पॉलिसी का मैं नेम रख दूंगा सिंपल करके। अभी हम पॉलिसी बनाएंगे, पब्लिक कैन रीड प्रोडक्ट्स। मैंने एक पॉलिसी का नेम लगा लगा दिया जो कि अंडरस्टैंडेबल है, पता चल रहा है कि पब्लिक कैन रीड प्रोडक्ट्स, मतलब कि पब्लिक कोई भी हो, चाहे किसी ने लॉगिन किया हो नहीं किया हो, एवरीथिंग, कोई भी यूज़र आ गया हमारी एप्लीकेशन में, वो प्रोडक्ट्स को रीड कर पाएगा, मतलब प्रोडक्ट्स देख पाएगा। अगर वैसे ही आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन की आपने वेबसाइट ओपन कर ली, आपने लॉगिन नहीं किया, आप एनोनिमस यूज़र हैं, ठीक है, ना लॉगिन किया है, कुछ भी नहीं किया, आपको सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पब्लिकली है। टेबल ऑन क्लोज, पब्लिक हमारा क्या हो गया? स्कीमा हो गया, उसके अंदर प्रोडक्ट्स नाम से टेबल है। देखें ये रही टेबल, यूज़र्स की टेबल भी हमने बनाई थी, वो भी शो हो रही है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स की टेबल पर अप्लाई करवानी है ये पॉलिसी। पॉलिसी बिहेवियर एज क्लॉज, मतलब कि पॉलिसी क्या होना चाहिए, और होनी चाहिए, एंड होनी चाहिए। और एंड का तो आपको पता है कि अगर हमने यहाँ पर लगा दिया कि 1 > 10 और 2 > 49, तो क्या हो गया कि और लगा हुआ है बीच में, मतलब कि या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए। अगर यहाँ पर और की जगह एंड होता तो मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए कंडीशन, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये तो आप सबको पता होगा, ये नॉर्मल है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी यही लॉजिक है, और एंड। मैं और लगा लेता हूँ अभी के लिए। उसके बाद यहाँ पर है पॉलिसी कमांड फॉर क्लॉज। पॉलिसी किस कमांड पर अप्लाई होनी चाहिए, मतलब कि हम प्रोडक्ट्स को गेट करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, कोई नई प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसको इंसर्ट बोलते हैं कि हम इंसर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को अपडेट करना चाहें तो हम उसको अपडेट बोलते हैं, डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर बोलेंगे। ये जो सब है, सभी पर हमने अप्लाई करवाना है तो ऑल करेंगे। लेकिन अभी मैं करता हूँ कि सेलेक्ट, मतलब कि जब यूज़र प्रोडक्ट को गेट करेंगे, मतलब कि प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन में, तो क्या होगा। तो टारगेट रोल्स में रख लेता हूँ कि एनोन का मतलब एनोनिमस। टारगेट रोल्स, कौन से रोल्स पर हमने अप्लाई करवानी है सिक्योरिटी। एनोन एनोनिमस यूजर्स पर अप्लाई करवानी है, ऑथेंटिकेटेड पर अप्लाई करवानी है, और बाकी सारे हैं इनको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, हमारे इतने काम के नहीं होंगे, हमें अभी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। एनोनिमस और ऑथेंटिकेटेड, मतलब कि एनोनिमस यूज़र, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया कि अमेज़न की वेबसाइट पर हम चले गए, हम एनोनिमस यूज़र हैं। ऑथेंटिकेटेड का मतलब हमने लॉगिन किया, हमने साइन अप किया अमेज़न पर, वो रोल हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर यूजिंग है, ठीक है, जो हमने ऊपर चीज़ें सेलेक्ट की वो यहाँ पर आ रही हैं कि क्रिएट पॉलिसी, उसका नेम पब्लिक कैन रीड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मैंने वो लगाया पब्लिक डॉट प्रोडक्ट्स, ये रहा। उसके बाद परमिसिव है, यहाँ पर भी परमिसिव आ गया, सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर भी सिलेक्ट, यहाँ पर एनॉन ऑथेंटिकेटेड, यहाँ पर भी देखें। अब यूजिंग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ कंडीशन हम लगा सकते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं ट्रू करता हूँ, भाई ट्रू होना चाहिए, कुछ भी हो, यूजिंग ट्रू, मतलब कि कोई कंडीशन नहीं है, और ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा। हमारे पास चाहे एनोनिमस यूज़र आए, ऑथेंटिकेटेड यूज़र आए, वो हमारी प्रोडक्ट्स को फेच कर पाएंगे, प्रोडक्ट्स को देख पाएंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर। हमारी एप्लीकेशन, हमारी शॉपिंग एप्लीकेशन सुपरबेस पर रिक्वेस्ट भेजेगी इस प्रोडक्ट्स टेबल पर, तो हमारी सारी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई हमने ऐसा रूल यहाँ पर नहीं लगाया कि कोई प्रॉब्लम हो यूज़र को। सेव पॉलिसी कर लेते हैं, ठीक है, हमने एक पॉलिसी लगा ली, एक रूल लगा दिया हमने, सिंपल है।
अब आपको पता चल गया कि क्या चीज़ें होती हैं और कैसे रूल लगेंगे, पॉलिसी लगेगी। ठीक है, सिंपल हमने लगा दिया। अब थोड़ा-सा हम एडवांस करते हैं, ठीक है। क्रिएट पॉलिसी, मैं दूसरी कोई पॉलिसी क्रिएट कर लेता हूँ। पॉलिसी का नेम मैंने लगा दिया ओनली लॉग्ड इन यूज़र्स कैन इंसर्ट प्रोडक्ट्स, मतलब कि जिसने लॉगिन किया है वही प्रोडक्ट को ऐड कर पाए, कोई और ऐड ना कर पाए। ऐसे ही मैं अमेज़न पे चला गया, ठीक है, और मैंने कोई लॉगिन वगैरह किया नहीं है और ऐसे ही मैं प्रोडक्ट को लगा दूँ और यहाँ पर शो हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ से हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई हम लॉगिन करेंगे यहाँ से, यहाँ पर चलेंगे, साइन इन किया, उसके बाद हम करेंगे। तो ये हमने रूल लगाया है यहाँ पर, ठीक है, वो रूल लगाने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इसका नेम भी ये रख दिया है। मैं नेम इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इस पॉलिसी में हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मैं परमिसिव कर लेता हूँ कि भाई और होना चाहिए, इतना हम कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे, तो इसलिए परमिसिव ही सही है। इंसर्ट करना मतलब प्रोडक्ट को ऐड करना, अपलोड करना, क्या होगा यहाँ पर ऑपरेशन, इंसर्ट होगा, क्योंकि हमने किस कमांड पर करवानी है, कौन सी क्यूरी पर, इंसर्ट क्यूरी पर। कि अगर कोई यूज़र आता है वो इंसर्ट करता है प्रोडक्ट हमारी इस प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर, तो वो इंसर्ट ऑपरेशन होगा। ठीक है, हम टारगेट रोल्स कर लेते हैं कि वो कौन इंसर्ट कर पाएगा। मैं करूँगा सिर्फ ऑथेंटिकेटेड, मतलब कि जिसने लॉगिन किया है, जिसने साइन अप किया है, सिर्फ वही बंदा आकर, वही यूज़र आकर प्रोडक्ट को ऐड कर पाए। तो हमने सिक्योरिटी लगा दी, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी ट्रू कर लेते हैं, ठीक है, ट्रू कर लिया मैंने यहाँ पर, मतलब कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में क्यूरी नहीं लगा रहा, कॉम्प्लेक्स पॉलिसी नहीं है, सिर्फ इतनी पॉलिसी है कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र होंगे, जिसने लॉगिन किया हो वही प्रोडक्ट इंसर्ट कर पाएंगे, बस। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। हमने हमारी प्रोडक्ट्स टेबल पर इंसर्ट पर भी हमने पॉलिसी लगा दी, जब कोई सेलेक्ट करेगा मतलब गेट करेगा, रीड करेगा, उस पर भी पॉलिसी लगा दी। पॉलिसी हमने क्या लगाई है कि हर कोई प्रोडक्ट्स को देख सकता है, लेकिन इंसर्ट सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र कर पाएंगे। अब हम थोड़ा सा वन स्टेप आगे जाते हैं। क्रिएट पॉलिसी, हम तीसरी पॉलिसी क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें, एक इम्पोर्टेंट बात वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, कि हम ये क्यों कर रहे हैं भाई, इतनी सारी पॉलिसीज लगाने की ज़रूरत क्या है, क्यों सुपाबिस हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल के लिए तीसरी पॉलिसी देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, उसके बाद हम समझेंगे कि ये क्यों है सारी चीज़ें। मैंने लगा दिया नेम के ऑनर बेस्ड अपडेट एंड डिलीट, मतलब कि जिस यूज़र की, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई एडिट नहीं कर पाएगा, प्राइस को कोई 100 है, कोई भी आकर इसको 10 कर ले और परचेज़ कर ले, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे, पॉलिसी लगाएंगे कि सिर्फ ऑनर ही उस प्रोडक्ट को अपडेट कर पाएगा और डिलीट कर पाएगा। हर कोई आकर जो ऑथेंटिकेटेड है, जिसने लॉगिन किया है, साइन अप किया, वो आकर उसको अपडेट कर ले, उसकी प्राइस चेंज कर ले, ऐसा नहीं होगा। जिसकी प्रोडक्ट है वही अपडेट करेगा। तो ये सिक्योरिटी हम लगाने जा रहे हैं। किस टेबल पर लगानी है, हमारी प्रोडक्ट्स टेबल पर लगानी है, सही है, परमिसिव भी सही है। अब ये क्या है, अपडेट और डिलीट का मसला आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपडेट और डिलीट दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे, तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए अपडेट लगा लेते हैं और नेक्स्ट हम लगाएंगे पॉलिसी, उसमें डिलीट की भी लगा देंगे, ठीक है। अब अपडेट तो कर पाएगा कोई यूज़र, कौन सा यूज़र आएगा, जो कि ऑथेंटिकेटेड होगा, जिसने लॉगिन किया ही नहीं हुआ तो वो अपडेट भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम ये किस टारगेट यूज़र पर अप्लाई करेंगे, ऑथेंटिकेटेड पर, ठीक है। क्यों ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि जो ओनर होगा, जाहिर सी बात है, ओनर ने लॉगिन किया होगा हमारी ऐप में, उसके बाद ही उसने प्रोडक्ट अपलोड की होगी, तो इस वजह से ऑथेंटिकेटेड हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आकर यूजिंग विद चेक, ठीक है, यूजिंग में मैं क्या करूँगा, क्या अप्लाई करवाऊँगा, यहाँ पर क्या सिक्योरिटी लगाऊँगा, क्या लाइन यहाँ पर लिखूँगा कि सिर्फ ओनर ही उसको अपडेट कर पाए। अब हमारी इस टेबल के अंदर क्या था, ओनर आईडी थी, आपको याद हो तो, ठीक है। मैं आपको अगेन दिखा लेता हूँ, इसको डुप्लीकेट करके हम चले जाते हैं यहाँ से टेबल एडिटर में, और ये हमारी रही प्रोडक्ट्स की टेबल। इसके अंदर हमारे पास ये रहा ओनर आईडी, ठीक है, ओनर आईडी सेम टू सेम यही हम यहाँ पर लिखेंगे, ओनर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। हमारी जो अंडरस्कोर आईडी है इस टेबल के अंदर, कौन सी, प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर, ये खुद ही एक्सेस कर पाएगा यहाँ से, वो इक्वल टू हो ऑथ डॉट यू आई डी, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास जिस यूज़र ने लॉगिन किया है, जो प्रोडक्ट को अपडेट करने आया है, उसकी ओनर आईडी बराबर होनी चाहिए ऑथेंटिकेटेड यूआईडी के,
मतलब कि जो जिसने अभी लॉगिन किया है उसकी आईडी और जो ओनर है उस प्रोडक्ट का उसकी आईडी वो दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब हाँ, ये इस ओनर की प्रोडक्ट है। जिसने अभी लॉगिन किया है ये इसी यूज़र की प्रोडक्ट है, इसी वजह से ये अपडेट होगा, वरना नहीं होगा। अब यहाँ पर यूजिंग में हमने कंडीशन लगा दी कि ओनर आईडी इज इक्वल टू ऑथेंटिकेटेड यूज़र डॉट यू आईडी सेम होगी तभी जाकर ये इसको अपडेट कर पाएगा, वरना ये नहीं करेगा, वरना एरर देगा हमारी ऐप में। उसके अलावा हम चेक में भी लगा लेते हैं कि ट्रू नहीं करते, हम यहाँ पर भी कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, अपडेट करने के बाद कि जब अपडेट भी हो गया और अपडेट करने के बाद जब वो वो रो आएगी, वो प्रोडक्ट आएगी हमारे सुपरबेस की प्रोडक्ट्स की टेबल में लगाने के लिए, तब भी यहाँ पर कंडीशन लगेगी, चेक करेगा क्या ओनर आईडी ऑथेंटिकेटेड आईडी के बराबर है। ओके ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये पॉलिसी हमारी लग चुकी है। अच्छा, जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पर बता रहा है कि यू आई डी क्या है, मतलब ये बिग इंट और ये डज नॉट एग्जिस्ट और अच्छा ये बोल रहा है कि हमारी जो यू आई डी है वो बराबर नहीं है ओनर आईडी के डेटा टाइप से। मतलब कि दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ऑथ डॉट यू आई डी का डेटा टाइप क्या है, यू यू आई डी है। यहाँ पर बता रहा है कि बिग इंट इक्वल टू यू आई डी, मतलब कि हमारा जो ओनर आई डी है वो बिग इंट है और ये जो है यू आई डी ये यू यू आई डी है। ठीक है, इनका डेटा टाइप बता रहा है। नो ऑपरेटर मैचेस द गिवन नेम एंड आर्गुमेंट टाइप। ठीक है, दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर ये यू यू आई डी टाइप है इसका तो इसका भी यू यू आई डी होना चाहिए। देखिए, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा कि स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी आईडी भी हम बराबर करेंगे इसकी। ठीक है, मतलब दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। तो हम चले जाते हैं यहाँ पर ओनर आईडी इंट 8 है, देखें इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इस कॉलम को अगेन हम कॉलम बना लेते हैं जिसका डाटा टाइप यू यू आई डी होगा। ठीक है, ओनर आईडी इसका टाइप जो हम रखेंगे वो यू यू आई डी और यहाँ पर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम कर लेंगे वही रैंडम, कोई भी जनरेट हो जाए और सेव हो जाए। ठीक है, देखिए रैंडम यहाँ पर आ चुकी हैं। या फिर अब मैं यहाँ पर इसको एडिट करके और जो यूज़र की आईडी होगी वो भी मैं रख सकता हूँ। ठीक है, ये अच्छा तरीका होगा कि जो यूज़र की आईडी होगी वो खुद ब खुद स्टोर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब मैं अगर सेव करूँ इसको तो अब देखें सेव हो गई, क्योंकि दोनों का टाइप क्या हो गया, सेम हो गया टाइप। तो इसी वजह से अब 3 पॉलिसीज़ हमने लगाई, चौथी भी हमने लगानी है कि डिलीट करने की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट पॉलिसी डिलीट भी कर लेते हैं। ऑनर बेस्ड डिलीट और परमिसिव होगा, डिलीट ऑपरेशन होगा और ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स पर अप्लाई होगा, सेम टू सेम अपडेट की तरह ही होगा। और यहाँ पर हम यूजिंग में लगाएंगे हम कि यहाँ पर हमारे पास जो ओनर आईडी होगी, ओनर आईडी क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स टेबल की ओनर है, हमारे प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर होगा, वो इक्वल टू होगा किसके, हमारे पास ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा उसकी यूआईडी के। ठीक है, हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। हमने 4 पॉलिसीज़ यहाँ पर अप्लाई कर ली हैं जो कि डिफरेंट होंगी। अगेन मिस्टेक कर ली है तो यहाँ पर यूआईडी होगा। ठीक है, यूआईडी ओके, सेव पॉलिसी। अब ये पॉलिसी भी हमारी लग चुकी है। 4 इंसर्ट डिलीट अपडेट सेलेक्ट, चारों कमांड्स पर हमने पॉलिसीज़ लगा दी हैं। ऐसे ही करके और भी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हम लगा सकते हैं। अगर आपको कोई ना आए तो आप चैट जीपीटी पे कर सकते हैं कि मुझे इस टेबल के अंदर ये पॉलिसी चाहिए, ये सिक्योरिटी चाहिए और मुझे वो कोड दे दो। तो वो यूजिंग या चेक के अंदर वो आप कंडीशन भी लगा पाएंगे। अब यहाँ पर हम जो ऑथ डॉट यू आई डी कर रहे थे, ऑथ कहाँ से आ रहा है ये देखें। अगर मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के अंदर यूज़र्स, ठीक है, ये रहा यू आई डी, ये देख रहे हैं, ये यू आई डी रहा। तो इसी से हम यहाँ पर गेट कर रहे थे पॉलिसीज़ के अंदर। अब अगर हमें, अब देखें हम ये पॉलिसीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये आरएलएस सिक्योरिटी को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इतनी ख्वारी क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन होगी, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में हम वहाँ पर भी कंडीशन लगा दें। अगर ऐप में ओनर होगा, ओनर ही उस प्रोडक्ट को एडिट कर पाएगा और वो हम वहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ पॉसिबल है। ठीक है, वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही क्यों हम लगा रहे हैं, दो दो दफ़ा क्यों लगाएंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, एप्लीकेशन में फ्रंट एंड में फ्लटर में जाकर भी लगाएंगे कि जो ओनर है वही प्रोडक्ट को अपडेट और डिलीट कर पाए। इसीलिए हम कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हैकर्स हमारी एप्लीकेशन पर अटैक करते ही करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो। स्टार्टिंग में जब डाउनलोड्स बढ़ते हैं, आस्ते आस्ते एप्लीकेशन फेमस होती जाती है तो अटैकर्स आते हैं।
ठीक है, अटैक करने। तो हम क्या करेंगे, उनसे सिक्योर करेंगे। हो सकता है कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो सिक्योरिटी हमने लगाई है कि ओनर ही अपनी प्रोडक्ट को अपडेट और डिलीट कर पाए, उस सिक्योरिटी को हो सकता है कि वो ब्रेक कर दें। अगर वो हमारी ऐप के अंदर ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या होगा कि सुपाबेस रोक लेगा उनको। क्योंकि वो हमारे बैकएंड को नहीं देख रहे हैं, वो हमारे सुपाबेस सर्वर को नहीं देख पाएँगे हैकर्स। तो इसी वजह से हम पॉलिसी लगाएँगे ताकि सुपरबेस उनको सिक्योर बनाए। वो हमारी ऐप को तो भले ब्रेक कर लें, भले हैक कर लें, लेकिन ऐसी सिक्योरिटी हम लगा रहे हैं ताकि वो हैकर चाह कर भी हमारी ऐप की डेटा को, हमारे यूज़र्स की डेटा को, हमारे प्रोडक्ट्स की डेटा को, हमारी जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ होंगी, उनके नेम होंगे एटसेट्रा, जो भी एप्लीकेशन हम हमारी है, उस रिलेटेड डेटा को वो चुरा ना पाएँ, वो चेंज ना कर पाएँ, वो डिलीट ना कर पाएँ, वो कुछ भी ना कर पाएँ हैकर्स, ठीक है? तो इसी वजह से ही हम यहाँ पर भी पॉलिसीज़ अप्लाई करते हैं, ताकि सर्वर साइड पर भी ये सुपरबेस क्या है? सर्वर है। सर्वर साइड पर भी हमारी सिक्योरिटी अप्लाई हो जाए, ताकि कोई भी आकर उसको ब्रेक कर ना कर पाए, ठीक है? एप्लीकेशन हैक हो गई, कोई मसला नहीं है, डेटा हमारा लॉस नहीं होगा, हैकर्स हमारे डेटा को चुरा नहीं सकते। तो सुपरवेस हमें यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है आरएलएस। बल्कि ये सुपरवेस का फीचर नहीं है, पोस्टग्रेसक्यूएल का फीचर है कि वो पोस्टग्रेसक्यूएल ही हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, आरएलएस। ओके? तो सुपरबेस का इसमें मेन रोल ये है कि हमें वो एडिटर प्रोवाइड करता है, कि हमें यूआई प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर हम क्रिएट पॉलिसी लगाकर लैंग्वेज लिखने की, यहाँ पर कुछ टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सब कुछ यहीं से कर रहे हैं। क्रिएट और वो सब कुछ करके दे रहा है, हम यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है सुपरबेस की, ठीक है। लेकिन यह फीचर किसका है? आरएलएस, पोस्टग्रेसक्यूएल का है, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि सुपरबेस यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पर देखें, मैंने तो आपको सिर्फ यहाँ पर सुपरबेस के डैशबोर्ड पर ही आके समझाया है, ठीक है? आप ऐसे समझेंगे कि फ्लटर तो पढ़ा ही नहीं है, फ्लटर की तरफ तो हम गए नहीं है, ठीक है? ये रिलेटेड नहीं लगता ट्यूटोरियल। लेकिन ये ट्यूटोरियल ही ऐसा था कि आरएस पॉलिसी को हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। इसका काम यहीं तक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐप बना ली, ठीक है? यही डेटाबेस है हमारा, प्रोडक्ट्स की टेबल है, यहाँ पर आप जो है वो टेबल एडिटर है आपके पास, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप अपनी एप्लीकेशन में शो करवाते हैं। तो अब इस डेटाबेस को यूज़ करते हुए, इस टेबल को यूज़ करते हुए अगर आप शो करवाएँगे तो शो हो जाएँगी। अगर आप इंसर्ट करवाएँगे तो इंसर्ट भी हो जाएगी, लेकिन ओनर ही इसको इंसर्ट कर पाएगा। इंसर्ट होगा तो इंसर्ट की हमने कौन-सी पॉलिसी लगाई थी कि सिर्फ़ ऑथेंटिकेटेड यूज़र इंसर्ट कर पाएगा, ठीक है? और तीसरी पॉलिसी और चौथी पॉलिसी कि अपडेट और डिलीट कर पाएगा, सिर्फ़ ओनर। अब अगर हमारी एप्लीकेशन में कोई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? उनको एडिट करना है और कोई भी यूज़र आकर उसको एडिट कर लेगा, तो वहाँ से हमारी ऐप के अंदर तो हो जाएगा एडिट, ठीक है? वो उसने प्राइस अपडेट कर ली। लेकिन वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पर हमारे सुपरबेस में। यहाँ पर आकर 100 की बजाय 10 कर दिया, तो ये सुपरबेस ये प्रोडक्ट्स टेबल हमें रिस्ट्रिक्ट करेगी। पॉलिसी लगी हुई है, तो हमारे पास ऐप के अंदर एरर आएगा कि ये पॉलिसी मैच नहीं करती और आप इसको अपडेट नहीं कर सकते इस प्राइस को, ठीक है? हमारे ऐप के अंदर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सुपरबेस खुद ही इसको हैंडल करेगा। ठीक है? तो इसी वजह से मैंने ऐप में जाकर नहीं समझाया, यहीं पर ही आकर समझाया और आगे जाकर अगर हम एप्लीकेशंस बनाएँगे तो उनमें जाकर हम सिक्योरिटीज़ अप्लाई करेंगे और ऐप के अंदर भी देखेंगे कि कैसे अप्लाई हुई हैं, क्या एरर्स आते हैं, कैसे एरर्स आते हैं, कब एरर्स आते हैं जब हम रूल को डिसओबे करते हैं। ठीक है? हम रूल को फ़ॉलो नहीं करते हैं। कोई भी यूज़र आकर अगर प्राइस को अपडेट कर ले तो क्या एरर आएँगे? ठीक है, तो टोटल कहानी ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर कैसे बना सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो और आगे जाकर हम एप्लीकेशंस भी अगर बनाएँगे, तो उनमें भी हम सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे ऐसे करके, ठीक है? तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।